इसमें इंडक्टर और रेजिस्टेंस आपके कनेक्टेड हों एसी सोर्स से, और एसी सोर्स का ईएमएफ कितना होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसका जो फेज डायग्राम बनेगा वो आर और एक्सएल के बीच का जो रिजल्टेंट होगा जेड इम्पिडेंस कहलाएगा, फाइजा फेज फैक्टर। ये आपका एलआर सर्किट, ये पूरा कॉम्बिनेशन कहलाता है एलआर सर्किट। ये आपका वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस रेजिस्टेंस जो है अलोंग है एक्स एक्सिस के, और एक्सएल कौन सा इंडक्टिव रिएक्टेंस वो किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग। और इसका जो रिजल्टेंट है वो है जेड। तो हम क्या इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं यहाँ पे। जो इम्पिडेंस का रिजल्टेंट होगा, इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट होगा वो आपका क्या होगा, इक्वल होगा द रिजल्टेंट ऑफ रिएक्टेंस प्लस एक्सएल के। द इम्पिडेंस एलआर सर्किट में हमने देखा किस तरह से इसका फेज डायग्राम आया था हमारे पास, और फिर हमने क्या कर लिया, इम्पिडेंस क्या होगा, इम्पिडेंस इक्वल होगा इसके मैग्नीट्यूड का, आर का मैग्नीट्यूड और एक्सएल के मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर। सो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे ओमेगा एल एंड ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। और इनके एक्स के बिलो में बनने वाला जो एंगल है यहाँ पे फाई, इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। और ये होगा आपके पास टेन फाई इज इक्वल टू एक्स एल अपॉन आर होता है, सो एक्स एल की वैल्यू पुट कर दी ओमेगा एल अपॉन आर। और स्टडी करंट इसके लिए एल आर सर्किट के लिए जो करंट होगी स्टडी करंट वो क्या होगी, आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। और बिकॉज यहाँ पे इंडक्टर लगा है इसलिए माइनस फाइव, और कितना, पाई की वैल्यू होगी माइनस पाई बाई टू। सो जेड की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना है, वो जो अभी हमने रिलेशन फाइंड करा था, आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। और फिर आपके पास आ जाएगा ये टोटल करंट, स्टडी करंट किसके लिए, एज गिवन सर्किट के लिए, एल आर सर्किट के लिए। और यहाँ पे देख रहे हैं आप रिएक्टेंस कितना है, ओमेगा एल है, और करंट लैग कर रही है बिहाइंड द ई एम एफ बिकॉज माइनस फाइव। नेक्स्ट एल सी आर सर्किट। तो ये है आपका एल सी आर सर्किट। एल सी आर सर्किट में क्या है, एल सी आर आपके सीरीज में कॉम्बाइन होंगे और ए सी सोर्स के साथ, और यहाँ से करंट फ्लो होगी आई, एक सोर्स का ई एम एफ होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, आर और ये वेक्टर डायग्राम है एंड जेड इज द रिजल्टेंट। इस लाइन के एबव होगा वन अपॉन ओमेगा सी, और इस लाइन के बिलो है ये ओमेगा एल, ये वाला जो वेक्टर जा रहा है नीचे, और ये वेक्टर, और इनके बीच का ये वाला पार्ट कहलाता है, बिकॉज डायरेक्शन अप इक्वल और अपोजिट है, तो इसीलिए वन अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। ठीक है, ये वाला पार्ट आया है। अगर वेक्टर के अकॉर्डिंग अगर एक ही डायरेक्शन में होता है कोई भी चीज़ तब उसका सम होता है, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो माइनस होता है, इसलिए वन अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल कर रहा है। क्लियर है। तो क्या कहा हमने कि अगर इंडक्टर कैपेसिटर एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड है इन सीरीज में इसी सोर्स के साथ, तो इसके वेक्टर डायग्राम के थ्रू हम क्या फाइंड कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट करंट। और इसका जो रिजल्टेंट होगा इनका रिएक्टेंट, तो वो रिएक्टेंस होगा एक्स सी माइनस एक्स एल, और इसकी वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन ओमेगा सी माइनस वन माइनस ओमेगा एल। ठीक है, तो एक्स नेट रिएक्टेंस फाइंड करने के बाद हम यहाँ पे जो हमारा नेट रिएक्टेंस होगा उसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नेट रिएक्टेंस को यूज़ करके हम फाइंड करेंगे इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस कितना हो जाएगा, इम्पिडेंस इज इक्वल टू जेड इक्वल टू जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इज अ नेट रिएक्टेंस, सो एक्स की वैल्यू पुट कर दो एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर, और एक्स सी की वैल्यू वन अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। दिस इज एन इम्पिडेंस फॉर एल सी आर सर्किट। और उसके बाद रिजल्टेंट फाइंड करेगा, जो बनाएगा जो एंगल फाई के साथ एक्स एक्सिस में, वो आपका कितना होगा, टेन फाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। एक्स इज अ नेट रिएक्टेंस, आर इज अ रेजिस्टेंस,
अब वैल्यू पुट कर दो तो 1/ωc माइनस ओमेगा एल अपॉन कैपिटल आर। तो आपका ये एंगल भी आ गया, फेज फैक्टर के टर्म्स में भी आ गया, फाई आ गया, इम्पिडेंस आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? स्टेडी स्टेट करंट। वेरी सिंपल। तो क्या कहा हमने? स्टेडी स्टेट करंट कैसे निकाल सकते हैं? I = E0 अपॉन जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और E0 अपॉन जेड, जेड की वैल्यू जो आई थी उसको पुट करा यहाँ पे, r√r² प्लस 1/ωc माइनस ओमेगा एल होल स्क्वायर एंड साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है यहाँ पे? फेस फैक्टर। तो आपका ये आ गया करंट, स्टेडी स्टेट करंट इन LCR सर्किट। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है। अब क्या कहा हमने? फर्स्ट केस में क्या है? अगर XC जो है ग्रेटर है XL से, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव एक्सिस में बिलोंग करेगा, या अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस होगा इसका टोटल रिएक्टेंट। और फेज फैक्टर क्या होगा फिर इस केस में? and the phase factor phi is पॉजिटिव। इसका मतलब है जो हमारा करंट होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? किसके लिए? कैसे सर्किट की तरह बिहेव करेगा? कैपेसिटिव सर्किट, है ना? उसमें तो फाई पॉजिटिव होता था। और करंट क्या करेगा? करंट लीड्स द ईएमएफ इन दिस केस। समझ लो, अगर एक्स सी क्या होगा? लेस देन होगा एक्सएल के, तो इसका जो वेक्टर फॉर द नेट रिएक्टेंस होगा वो वाला होगा नेगेटिव वाई एक्सिस के, और फाई क्या होगा? नेगेटिव। और करंट क्या करेगा? लैग करेगा ईएमएफ से। देख रहे हो ना कैसे हम कंपेयर कर रहे हैं? अगर जो भी टर्म क्या होगा ग्रेटर देन होगा तो वो दूसरा वाला टर्म क्या होगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा, उसको हम स्किप कर सकते हैं। और फिर अगर ये ग्रेटर देन है तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। फिर पूरा आई करंट मीन्स उनकी तरह बिहेव करेगा जो हमारे प्योरली कैपेसिटिव हैं, प्योरली इंडक्टिव हैं। समझ में आ रहे हो? क्लियर हो रहे हैं? दोनों केसेस क्लियर हो गए? ठीक है। एंड द थर्ड केस वेरी इंपॉर्टेंट केस, इफ अगर एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस नंबर थर्ड। तो क्या कहा हमने? अगर एक्स इज लेस देन होगा एक्सएल के, तो वेक्टर का जो नेट रिएक्टेंस होगा एलोंग होगा नेगेटिव वाई एक्सिस के, फाई नेगेटिव होगा। करंट क्या करेगी? लैग करेगी बिहाइंड द ईएमएफ, है ना? क्योंकि हमने कहा था कि आई इज इक्वल टू जो ये टर्म है इसके साथ कंपेयर करेंगे, जो ज़्यादा ग्रेटर देन होगा उसके अकॉर्डिंग जिससे ग्रेटर होगा उसको हम स्कीप कर देंगे। ठीक है। और फिर थर्ड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो दोनों अगर इक्वल हो जाएं तो टोटल नेट रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। और ये करेगा इट इज बिहेव एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, और इसका जो वेक्टर जेड होगा वो अलग होगा एक्स एक्सिस के। एंड द करंट इन फेज विद द ईएमएफ, तो करंट किसके फेज में आ जाएगा? ईएमएफ की फेज में आ जाएगा। और हमने कहा कि ये जो इम्पोर्टेंट केस है इसी से हमें निकलता है हमारे पास रेजोनेंस कंडीशन LCR सर्किट में ही। ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है LCR सीरीज सर्किट की। कोई भी सिस्टम होता है और उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है। कोई भी सिस्टम है और वो ऑसिलेशन हो रहा है उसके अंदर, जैसे कि फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ही ऑसिलेट करता रहता है। वो किसी भी सिस्टम की क्या होती है? एक टेंडेंसी होती है, और उस फ्रिक्वेंसी को आप कहते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ठीक है। और जब भी कोई सिस्टम उस नेचुरल फ्रिक्वेंसी के नियर बाई क्या करते हैं, उसको अगर किसी एनर्जी सोर्स से उतनी फ्रिक्वेंसी मिल जाए, उस सिस्टम को कहीं बाहर से भी उतनी ही फ्रिक्वेंसी का एनर्जी सोर्स से मिल जाए, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है। और वो जो अलग से एनर्जी सोर्स से फ्रिक्वेंसी मिलती है उसको कहते हैं आप रेजोनेंस।
मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, उसे आप कहते हैं रेजोनेंस। जैसे कि एक चाइल्ड क्या करता है, स्विंग करता है किसी झूले में, तो वो एक पहले एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी से घूमता रहता है, लेकिन अगर बाहर से कोई एनर्जी सोर्स उसको मिल जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्वेंसी, उसकी जो पुल होने की फ्रिक्वेंसी है ऑलमोस्ट सेम हो जाए फ्रिक्वेंसी ऑफ स्विंगिंग। क्या कहा हमने, जो पुल फ्रिक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाए उसकी पुल फ्रिक्वेंसी से, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा स्विंगिंग का, लार्ज हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या क्या होगा स्विंगिंग का, लार्ज हो जाएगा। और इस तरह से इसी कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी या रेजोनेंस कंडीशन। तो हम यहाँ पे किस तरह से देखेंगे इस चीज को, वो ये इस तरह से है कि इफ वी वरी, तो रेजोनेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके पीक करंट क्या होगी एलसीआर सर्किट के लिए, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। और ये करंट मैक्सिमम कब होगी, जब एक्सी क्या हो, एक्सएल के इक्वल, और एक्सएल के इक्वल होगा तो एक्सी माइनस एक्सएल इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इक्वल टू जीरो, और ओमेगा एल इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लो, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट वन अपॉन एल सी, ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा इक्वल टू होता है टू पाई न्यू, एंड न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टू पाई, and put the value omega under root 1 upon LC. 1 upon 2 pi under root 1 upon LC is called resonant frequency of the given circuit. Given circuit कौन है, LCR. So LCR के लिए ये आपके आ जाती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इस केस में जो पीक करंट होती है, पीक करंट, वो पीक करंट होती है आपकी आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, क्योंकि एक्सएल और एक्सी तो दोनों इक्वल हैं, जीरो हो जाएंगे इसलिए।